ईद का जश्न मनाया गया। अमन और शांति का पैगाम देने वाले इस त्योहार में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी दिखे जो मोहब्बत का पैगाम देने के बजाय नफरत फैला रहे थे। एक तरफ शांति के साथ लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश की। राजधानी भोपाल से लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक ईद पर कुछ असामाजिक तत्वों ने भड़काने की कोशिश की। कुछ युवा हाथ में फिलिस्तीन का पोस्टर झंडा लेकर नफरत फैलाते हुए नजर आए। आखिर ईद के मौके पर फिलिस्तीन के पोस्टर और झंडे क्यों? मोहब्बत का पैगाम, विरोध का क्या काम? यह वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ को तबाह और बर्बाद करने के लिए। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से खासकर अपील की है, आपकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के साथ होने वाली इस नाइंसाफी का साथ नहीं दें। किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। वक्फ पर जारी जंग, विरोध का काला रंग। इनके दिल हैं वो काले हैं पूरी तरह से, ठीक है ना। ये जब तक भाजपा का शासन खत्म नहीं होगा ना, जब तक ये राजनीति, गंदी राजनीति जिसको बोलते हैं ना, वो खत्म नहीं होने वाली भैया। राजनीतिक ज्ञान बगारोगे और राजनीतिक स्टेटमेंट दोगे तो ध्यान रखना कादरी, ये हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर का कानून है। फिलिस्तीनी नारे, किस तरफ इशारे? और मानवीयता के आधार पर किसी ने अपनी बात रखी तो उसको रखने का अधिकार है, और इस देश के संविधान ने, इस देश के मौलिक अधिकारों ने दिया है। आज यदि ईद के अवसर पर इस तरह के बैनर लगाकर इस देश के में अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद का जश्न, लेकिन इस जश्न में कुछ तस्वीरें विरोध की दिखी। पहली तस्वीर, नमाज के बाद फिलिस्तीनी पोस्टर और नारे लगाते युवक। दूसरी तस्वीर, काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करना। आखिर क्यों? वक्फ पर विरोध का अधिकार है, लेकिन विरोध के बहाने फिलिस्तीनी पोस्टर लहराना और नारे लगाना, ऐसा क्यों? कांग्रेस का कहना है कि अपनी बात करने का सबको अधिकार है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्माद फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर कौन है जो प्रदेश और देश का माहौल बिगाड़ रहा है? आज महा डिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा। तो वक्फ कानून पर विरोध करते करते कब देश विरोधी कुछ लोग हो गए, ये समझ से परे है। भारत में रहकर फिलिस्तीन का झंडा और पोस्टर लहराने के इशारे क्या हैं? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भारत में आपको फिलिस्तीन प्यारा हो गया? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। पहला सवाल, फिलिस्तीन के झंडे का आखिर फंडा क्या है? क्यों फिलिस्तीन का झंडा? भारत में रहकर फिलिस्तीन पर आखिर मुखर क्यों? वक्फ कानून से आखिर टेंशन किसे है? ये तीन मुख्य सवाल जो आज की इस महाडिबेट का हिस्सा होंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय करा देती हूं। तौकीर निजामी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह यादव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सर वेलकम है आपका न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ शामिल है, आपका भी स्वागत है। आचार्य डीपी शास्त्री हिंदू धर्म गुरु हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी जी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। तौकीर निजामी जी, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ मेरा आपसे सवाल यह है, ईद मोहब्बत का त्योहार, एक दूसरे को सेवैयां खिलाइए, गले मिलिए, अमन शांति की दुआ पढ़िए। ये फिलिस्तीन का झंडा आखिर क्यों हिंदुस्तान में? क्या वजह इसके पीछे? शुक्रिया पूजा जी, बहुत बहुत। और मैं आपके पूरे चैनल के जितने भी लोग हैं सबको रामनवमी की मुबारकबाद देता हूं और ईद की बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके पूरे स्टाफ को। देखिए, एक समझना पड़ेगा आपको, एक्चुअली इसको, एक मजलूम देश है
वो हमारा कोई पड़ोसी देश, दुश्मन देश तो है नहीं कि जिससे हमारा कोई मामला चल रहा हो किसी भी तरह का। एक मजलूम है जहां छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, जहां औरतों को मारा जा रहा है, जहां पर बम गिराए जा रहे हैं, जहां पर बर्बरता इस कदर की जा रही है कि रूह तक कांप जाए आपकी। वहां मलबे के ढेर से बच्चों को निकाला जा रहा है। अगर हम मानवता के नाते, हम तो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को वहां पर मदद पहुंचानी चाहिए और बोलना चाहिए, जो मजलूम लोग हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत है, चूंकि वो मुस्लिम है और वो मुस्लिम देश है, वो मारे जा रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी संघ या बीजेपी के लोगों को जरूर उसमें घी शक्कर लग रहा है। लेकिन उनको ये तो देखना चाहिए कि मानवता क्या कहती है। हम मनुष्य हैं, पहले हम मनुष्य हैं, इसको आप लोगों को देखना चाहिए कि सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि नहीं, जहां भी जुल्म होगा पूरे वर्ल्ड में, वहां जहां भी जुल्म मैं खुद होगा, इस बात का प्रचार करती हूं कि किसी भी धर्म के होने से पहले हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं। लेकिन यही मानवता तब कहां गई थी जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा था? तब क्यों नहीं इस तरीके से पोस्टर्स लेकर खड़े हुए यही लोग जो आज फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लेकर खड़े हुए थे? मैं पूजा जी वही कहना चाहता हूं कि जो है ना, बांग्लादेश वाले मामले में आपके विजुअल निकाल के देख लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। हम लोगों ने वहां पर विरोध किया, हम लोगों ने, सारे लोगों ने, और पूरी जो मानवता है, जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो सारे के सारे, जहां भी जुल्म होता है, स्टूडियो में बैठकर हंस रहे हैं निजामी जी। पुलवामा में जो हुआ, आपकी बात पर ना सूर्या जी खिलखिलाकर हंस रहे हैं स्टूडियो में। सूर्या जी धन्यवाद पूजा जी। पहले तो आपको और देखिए, इनका तो काम ही हंसने का है, ये तो हंसेंगे क्योंकि उधर जुल्म हो रहा है, इनको मजा आ रहा है, क्योंकि उनको इसमें मजा आता है। तौकीर जी एक एक आदरणीय आती हूँ आपके पास, बहुत आदब से निवेदन कर रहा हूँ। तौकीर भाई, ईद की हमारी भी राम राम ले लो, हमारी तरफ से भी राम राम है ईद की आपको। अब बिल्कुल इन्होंने कहा, पहले भी कहा कि रामनवमी की भी मुबारकबाद दी मैंने। सुनिए ना तौकीर जी, थोड़ा सा शांत जी। मैं आपसे 1001% सहमत हूं। मानवता की हत्या कहीं भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गाजा में हो और चाहे वो बांग्लादेश के अंदर हो, जहां पर कि घेर कर हिंदुओं को पूरा का पूरा नरभक्षियों का झुंड आता है, माताओं बहनों का बलात्कार करता है, उनका नरसंहार करता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या केवल गाजा का मुसलमान है क्या उइगर मुसलमान जो चीन के अंदर हैं, जिनको की लाखों की संख्या में डिटेन कर डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया है, वहां पर उनकी पत्नियों के संग, उनकी जो परिवार है, उन माताओं बहनों के संग यौनाचार चीन की सरकार कर रही है, उनके अधिकारी कर रहे हैं, उसका भी कभी विरोध कर लिया करो। यह चीन से डर लगता है, जिस प्रकार से वो पाकिस्तान में आते हैं, वहां से शादियां करके जाते हैं, ऑर्गन स्मगलिंग का काम चल रहा है, पाकिस्तान को लगातार वो उधेड़ के खा गए। तो कहीं वहां का, पाकिस्तान का मुसलमान या बांग्लादेश, या फिर आपका मैं कहूं कि चीन का मुसलमान जो है वो इस्लाम को नहीं मानता है क्या, या वो इस्लाम से खारिज है? केवल गाजा का जो मुसलमान है वो उसी पे अत्याचार हो रहा है। मैं तो आप ही की बात को बड़ी करता हूं कि मुसलमानों पे अटैक हो रहा है। तो क्या बात है, क्या चीन का झंडा या चीन की बुराई, चीन का कभी झंडा जलाया है क्या आप लोगों ने? चीन की मजम्मत की है क्या? ये चीन का नाम आता है आप लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाता है? ठीक है, मैं तो ये प्रश्न है। ठीक है सूर्य जी, मैं तौकीर निजामी जी के पास जाऊंगी आप ही का सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले मैं चर्चा में अजय जी को यहां पर शामिल करना चाहूंगी। अजय जी, मुझे बताइए कि हिंदुस्तान फिलिस्तीन का कोई दुश्मन देश तो है नहीं। प्रधानमंत्री खुद फिलिस्तीन गए हुए हैं, जा चुके हैं पहले, और ऐसे में कोई दुश्मनी तो फिलिस्तीन के साथ हिंदुस्तान की है नहीं ना। तो अगर हिंदुस्तान में मानवता के प्रचार के लिए कि वहां पर अगर मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा है, इसका विरोध करते हुए अगर आज ईद पर पोस्टर फहरा दिए गए फिलिस्तीन के, तो क्या कुछ गलत कर दिया? देखिए पूजा जी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और चाहे गजवाए हिंद हो, गजवाए दुनिया हो, और चाहे फिलिस्तीन के समर्थन में ऐसे पोस्टर हो, ये देश के मुस्लिम नौजवानों को कहीं ना कहीं उनके ब्रेन ड्रेन करने का काम करते हैं। और इसी तरह की गतिविधियों का परिणाम निकला है कि देश के नौजवान IAS तक में शामिल हुए। तो ये इस तरह की रीति नीति
देश विरोधी है। और फिलिस्तीन में जिस तरह से बड़े पैमाने पे अपराध किए जा रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं, किडनैपिंग किए जा रही है, वो कहीं से छुपा है? और फिलिस्तीन का रुख अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत विरोधी रहा है। कश्मीर के मुद्दे पे फिलिस्तीन ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। तो ऐसा राष्ट्र कैसे भारत के सपोर्ट में हो सकता है? तो एक बात देश चलता है संविधान से, और संविधान आपको अधिकार देता है, विरोध का भी अधिकार देता है। लेकिन अजय जी, अगर हिंदुस्तान में हिंदू लोग बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ यहां पर विरोध जताते हैं, तो वो देश विरोधी नहीं हुआ? उसमें कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी को? देखिए बांग्लादेश, देखिए विरोध का सवाल नहीं है। हमारा स्पष्ट कहना है कि देश संविधान से चलता है और संविधान ने सभी को अधिकार दिए हैं। जिस तरह से आज वक्फ संशोधन बिल आया है, इसमें सभी के सुझाव लिए गए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूर्व वक्फ संशोधन बिल के नाम पर चुनाव में लड़ी थी और जनता ने हमें मैंडेट दिया है इस संशोधन के लिए। तो जनादेश के आधार पर ये संशोधन लाया जा रहा है। तो उसके बाद जेपीसी में सभी दलों के प्रतिनिधि और अजय सबके सुझाव लिए गए। लेकिन अगर आप कानून के ऊपर चलेंगे, और ये मुझे बताइए कि अगर आज वक्फ से संबंधित बिल सरकार के नियंत्रण में आया, देश में चाहे तिरुपति का मंदिर हो, तिरुमाला मंदिर हो, कितने ही हिंदू धार्मिक स्थल हैं, सभी सरकार के नियंत्रण में, तब तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। इस तरह की राजनीति करने वाले देश में आग लगाने की कोशिश। मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगी अजय जी, लेकिन आपने खुद कहा कि देश संविधान के हिसाब से चलता है। तो जब शपथ लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने नारे लगाए थे जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन के, तो क्या उस समय कानूनी तौर पर उन पर कोई केस दर्ज हुआ था क्या? क्या वो संविधान के खिलाफ था? क्या कुछ हुआ था उनके खिलाफ एक्शन? देखिए पूजा जी, देश में इतने ऊंचे पद पे पहुंचे हुए लोगों को नैतिक रूप से इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। पूरी देश दुनिया ने उनकी आलोचना की थी, क्योंकि कानून में इस संदर्भ में कभी कोई पूर्व में घटनाक्रम नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने इस परिस्थिति का लाभ लिया। और भविष्य में इस संदर्भ में आवश्यक होगा तो कानून भी लाया जाएगा। लेकिन देश में ये राष्ट्र विरोधी ताकतें, गाजा में महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले, किडनैपिंग करने वालों के समर्थन में बैनर लगाने वालों को के हिसाब से अजय जी देश चलता है ना। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर राम पांडे भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है, उनके पास जाऊंगी। डॉक्टर राम पांडे, आप ये बताइए कि कांग्रेस क्या चाहती है इस वक्त? मुस्लिम वोट बटोरना चाहती है क्या? सिर्फ इसीलिए इस वक्त आप सब लोगों को लग रहा है कि जो बीजेपी है वो मुस्लिम विरोधी है, वक्फ संशोधन बिल अगर आ जाएगा तो उससे मुस्लिमों को नुकसान हो जाएगा? इसमें जो संशोधन, देखिए संसद, हमारा जो संविधान है वो कहता है ना कि अगर आप किसी भी बिल में संशोधन लाना चाहते हैं, अगर वो जरूरी लगता है समय की डिमांड के हिसाब से, तो उसमें संशोधन कीजिए, क्या बुराई है? क्या सुधार से दिक्कत है कांग्रेस को? डॉक्टर राम पांडे, आपने पूछा कांग्रेस क्या चाहती है, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि कांग्रेस देश में शांति चाहती है। देश को आजाद कांग्रेस ने कराया था और भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। जब संविधान बना था तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान कांग्रेस ने तो लाभ खाया आजादी के नाम पे, तो भारतीय जनता पार्टी ने पुतले जलाए थे। बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जनसंघ, हिंदू महासभा, उन्होंने बाबा साहब के पुतले जलाए थे। अभी कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड और बाबा साहब को चुनाव किसने हरवाया? प्लीज बोलने दीजिए उनको। हाँ, फिर मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, याद रखना। बोलिए डॉक्टर राम पांडे, मैं टोक रही हूँ ना, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मैंने बोल दिया उनको। जी, तो अभी इन्होंने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब इनको नहीं पता कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष किरण रिजिजू है। किरण रिजिजू स्वयं हिंदू हैं जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। किरण रिजिजू कहते हैं कि हाँ वो बीफ खाते हैं। मध्य प्रदेश में झूठ क्यों फैला रहे हैं? 20-22 साल झूठ क्यों फैला रहे हैं? किरण रिजिजू जी कहाँ थे? हिंदू कहाँ है? आप मुझे बताइए ना। देखिए डॉक्टर राम पांडे जी, आप बहुत वरिष्ठ है, मेरा आपसे निवेदन है, यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आ बैठे हैं। मुझे इतना बताइए कि किरण रिजिजू जी का धर्म क्या है, बताइए। और वो कैसे, अगर वो हिंदू हो तो कैसे अल्पसंख्यक मंत्रालय के वो मंत्री बन गए, जब बताइए। जी, ये वक्फ बोर्ड में है, उसके नियम में है कि जो सर नहीं, बिल्कुल गलत। अपना कुछ भी बयान देते हैं, फिर आपके जरा पढ़िए पहले, यही परेशानी आई है। पार्टी के नेता सारे जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो पता कर ले।
जो लोग मुझे मैं सुन आपसे रहे हैं, कह रहा हूं वो ऑन अभी पता रिकॉर्ड, चले, ये मैं लोग ऑन झूठ बोल रिकॉर्ड रहे कह हैं, रहा हूं झूठ। जी ग्रोह आ गया है न्यूज अभी। 18 के वो भारतीय जनता प्लेटफॉर्म पे पार्टी कि के झूठ आप पे गलत आप- बोल रहे हैं। मैडम ये डिबेट हो रही है या क्या हो रहा है ये? डॉक्टर राम पांडे, फिर आप इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? आप कुछ बोलते हैं, फिर उस पर काउंटर होता है, फिर आप मुद्दे से भटक जाते हैं। आप छोड़िए ना किसका क्या धर्म है, धर्म के आधार पर कब तक लड़ाई होगी? आप ये बताइए कि वक्फ के संशोधन से प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस को? हमारे देश का हर धर्म जो है वो उसके पास अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकता है, अगर उसको कोई दिक्कत है सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। और अगर सरकार मुस्लिमों को भी इस दायरे में लेकर आ रही है, वक्फ को भी इस दायरे में लेकर आ रही है, तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? बताइए। अरे सब पहले से ही है, यही तो बता रहा हूं भाई। ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकते हैं, भोपाल में कोर्ट है, दिल्ली में कोर्ट है, हर राज्य में कोर्ट है। नहीं जा सकते वहां हैं, न्याय नहीं मिलता तो नहीं जा सकते हैं डॉक्टर राम पांडे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैडम वक्त इनका मुंह के बंद कराइए। सेक्शन 40 के अंदर रीजन टू बिलीव के नाम से इनका एक मुंह बंद आर्टिकल कराइए, है बहुत जिसके बकवास कर अंदर रहे हैं। की कोई व्यक्ति अरे केवल बकवास अज्यूम कीजिए, कर बकवास लेगा मत कीजिए। कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको मैडम, वक्फ करता हूं तो क्या वक्फ आप बोर्ड डिबेट उसको करा रहे नोटिस हैं कर या देगा। बिल्कुल मजाक गलत कर बात रहे हैं राम आप? पांडे जी, आपको नहीं जानकारी है फिर। देखिए अब अरे मुंह राम बंद पांडे चला रहा है, जी, बकवास कर रहा है इतनी देर से, शर्म नहीं है तुझे? देखिए ये नाटक कर रहा है, किसको बोलता है? राम पांडे जी इस तरीके की बदतमीज भाषा में इंसान, डिबेट में किसको नहीं बैठा रखा है चलेगी। आपने? राम पांडे किसी जी, बदतमीज को बैठा डॉक्टर रखा है, राम पांडे जी, डिबेट इस खराब तरीके कराइए। की भाषा का इस्तेमाल आप इस डिबेट में नहीं करेंगे। अरे ये बदतमीज को बैठा रखा है, आप कह रही इस है, भाषा का डिबेट में इस्तेमाल नहीं देखिए, होगा। वो आप अपनी बात बताइए रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, भाषा की मर्यादा नहीं। ये बता दीजिए ना, सेक्शन 40 क्या है वक्फ बोर्ड का, बता सूर्य दीजिए। जी आप रुकिए। अरे सूर्य तुझे जी, अकल है सूर्य कि जी नहीं? जब मैं बोल रहा हूँ चुप रहे। सूर्य जी आप रुकिए जरा। डॉक्टर राम पांडे, एक जी। तो भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें, इस तरीके के शब्द मेरी डिबेट में नहीं चलेंगे। जी जी जी, इनको समझाइए जो बीच में ठीक है, टोक रहे आप हैं। अपनी बात रखिए। सूर्य जी बीच में आप नहीं बीच टोका में उनको जाता है नहीं जब डिबेट टोकेंगे। चलती है। डॉक्टर राम पांडे, बीच में नहीं आप टोका जल्दी से जाता है अपनी जब बात डिबेट पूरी चलती कीजिए, है। मुझे डीपी शास्त्री जी के पास जाना है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं वो, जल्दी बताइए। ये वक्फ बोर्ड की मैं बता रहा हूं ना, किरण रिजिजू जी केंद्रीय मंत्री वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कितनी जमीनों का उन्होंने अतिक्रमण किया, अरे राम कितनी पांडे जी, जमीनों मैं का उन्होंने टोकना उपयोग नहीं किया, चाहता हूँ, ये बताता हूं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं राम पांडे जी। राम पांडे जी पदेन अध्यक्ष होते हैं, गलत जानकारी ना दें, गलत जानकारी ना दें। चलिए ठीक है, मैं गलत जानकारी ना दें राम पांडे डीपी जी। शास्त्री जी से अध्यक्ष नहीं होता है तो बहुत देर मंत्री से को वेट कर रहे पदेन हैं। अध्यक्ष के तौर पर जवाबदारी होती है। सर प्लीज, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर राम पांडे जी आऊंगे आपके पास। बोलते थे डीपी शास्त्री जी, कांग्रेस में थे तब भी बोल लेते थे। डीपी शास्त्री जी माफ कीजिएगा, आपको मैं बारी नहीं दे पाई, मौका नहीं दे पाई, लेकिन बताइए डीपी शास्त्री जी कि अगर इस तरीके से विरोध के सुर उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आज जो फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए उसका मकसद सिर्फ एक ही था, वो ये था कि मानवता किसी तरीके से हानि मानवता को नहीं होनी चाहिए, मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हमने यहां पर झंडे लहराए, क्या आप इस पर कहेंगे? अत्याचार का झंडा इस तरह थोड़ा लगाया जा सकता है। ये झंडा लगा करके ये दिखाना चाहते हैं लोग कि हम जो इसको भारत को बना देंगे मुसलमान कंट्री का, बना देंगे। ये एकदम देखिए दुर्भाग्य है इन लोगों का भी, इसलिए दुर्भाग्य मैं कह रहा हूँ कि अजीत एक बहुत बड़ा पर्व इनका था, उस पर्व को भी ये लोग शांति से नहीं मनाया, ना किसी को मनाने देना चाहते हैं। अपने भी जाति बिरादरी इनके साथ ही खेल है। दूसरी चीज है, भारत संविधान से चलेगा। बोलने दीजिए, बहुत देर बाद उनकी बारी आई है, बोलने दीजिए। आरएसएस ने झंडा दिखाया है, ये बताइए। हमारे मित्र जो बोल रहे थे कि बांग्लादेश के ऊपर मैंने बोला, एक शब्द बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला। हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं अजीत के ऊपर, इनको कम से कम ध्यान रखना चाहिए। कम से कम राम पांडे जी, मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा। रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। दूसरी चीज है, पांडे जी डॉक्टर राम पांडे जी, आप प्लीज उन्हें उनकी बात रखने दीजिए। समय बर्बाद कर रहे हैं सर, मेरे पास आखिरी 2 मिनट बचे हैं, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। बांग्लादेश पर सेना भेजी है, मुझे आपके पास डाउन कराने का डॉक्टर राम पांडे, प्लीज डीपी शास्त्री जी। कांग्रेस पार्टी की तुष्टि करने की बात होती है, जिससे मजबूर होकर राम पांडे बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह का बर्ताव देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संगठन जो है, चाहे विश्व जागृति मिशन है, चाहे ब्राह्मण सेवा संघ का खुद प्रतिनिधित्व करते हैं, हम खंडन करते हैं कि इस तरह की मुसलमान पद्धति में मुसलमान लोग अजीत के ऊपर इस तरह के झंडा उठाना, बोलना, ये बिल्कुल गलत है और वहां गलत है। ये कभी भारत नहीं बर्दाश्त करेगा, ठीक है, ना संविधान बर्दाश्त करेगा। सूर्य जी बताइए। डिबेट में एक विषय था वक्फ बोर्ड,
उसके ऊपर डॉक्टर राम पांडे ने लगातार झूठ बोला। मैं 4 पॉइंट्स है मेजर जो कि वक्फ बोर्ड के अंदर कुरीतियां हैं जिसको कि इस बार अमेंडमेंट किया जा रहा है। पहला, सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव, कोई भी व्यक्ति ये ज्यूम कर ले अब्दुल पंचर वाला कि ये जो डीएलएफ मॉल है ये मेरा है और मैं इसको वक्फ करता हूं, तो वक्फ बोर्ड डीएलएफ मॉल को नोटिस कर देगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का ही फैसला आखिरी माना जाएगा यदि कोई डिस्प्यूट है तो। तीसरा, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य से किया जा रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी की क्यों ना हो, तो वो वक्फ ही मानी जाएगी। और चौथा, वक्फ के अंदर वक्फ का हिस्सा रहा है। इन चारों चीजों को बदला जा रहा है ताकि जो जमीन किसी ईमानदारी से कोई मुसलमान वक्फ करता है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ हो। अब ये थोड़ा ही है कि ये न्यूज़ 18 की बिल्डिंग को अगर तौकीर निजामी चाहेंगे कि मैं वक्फ करता हूं तो वक्फ हो जाएगी। अरे कागज लाओ भाई, आप कहते हो कागज हमारे अब्बा खा गए, आप फिर से निकले जा रहे हैं। इस तरह का कोई भी मामला रखिएगा देश में सर, एक एक करके बात करेंगे तभी बात हो पाएगी। आप इस तरीके से मुद्दे को भटका रहे हैं एक एक करके। तौकीर निजामी जी, आप मुझे एक बात बताइए, डेटा के साथ बात करूंगी। 2019-20 में वक्फ को जो आय हुई थी वो थी 167 करोड़ की, 167 करोड़ की। 2020-21 में घट गई, 104 करोड़ पे पहुंच गई। और सच्चर कमेटी क्या कहती है कि कम से कम 12,000 करोड़ की कमाई वक्फ की संपत्ति से होनी चाहिए। ये इतना जो डिफरेंस है बड़ा, ये कहां पर जा रहा है? क्या भ्रष्टाचार में जा रहा है? और यही तो सरकार कह रही है ना कि यही ट्रांसपेरेंसी हमको लेकर आनी है। बीजेपी खा गई, किरण रिजिजू जी खा गए, अध्यक्ष वही है। पूजा जी, हम लोगों को बिल्कुल कोई एतराज, लेकिन जो सरकार कह रही है उसके लिए आपको वक्फ की ही संपत्तियां क्यों? हाँ। आप पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमानों को हमारी अपनी खुद की प्रॉपर्टियां हैं, लॉस में जा रही हैं, फायदे में जा रही हैं, आपको उससे क्या लेना देना? आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारा निजी मामला है। तो पूरा भी किसी भी तरीके से इनको इस तरह का मामला नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे बताइए तौकीर जी, सरकार के नियंत्रण से आपको क्या आपत्ति है? अजय जी, सरकार जब देश का संविधान आ गई, तो आपकी बड़ा चीन की बातें कर रहे थे, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं आप, राजनीति कर रहे हैं आप तुष्टीकरण की। कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, कौन नहीं, ये मुझे लगता है कि जनता पर छोड़ देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक छोटे से ब्रेक के साथ, इसी चर्चा के साथ हमें यहां पर रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।